हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन करवा रहे हैं। ये जो बुक है दोस्तों यूथ की एक्सप्रेस लाइन वाली, इसी के प्रैक्टिस सेट का हम आपको सोल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों 23 सेट हमने आपको करवा दिया है। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 24 विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, आपकी जो डिमांड थी कि बाइलिंगुअल इस सेट को करवाएं, तो आज का जो सेट होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज 270 वोल्ट है तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा? अब दोस्तों, हमको दिया क्या गया है? हमको शक्ति दिया गया है P, जो कि कितनी वाट है? 540 वाट है। कितना वाट है? 540 वाट है। और ये प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत कर रहा है। यदि परिपथ के टर्मिनल पर वोल्टेज कितना दिया गया है? हमको वोल्टेज V दिया गया है 270 वोल्ट। कितना दिया गया है? 270 वोल्ट दिया गया है। और हमसे पूछा गया है प्रतिरोध का मान पूछा है। तो हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है? शक्ति P बराबर होता है, जब भी हमको V दिया गया है, P दिया गया है, तो क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन में R होता है। हमको R ही तो निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब दोस्तों, V का मान कितना है? ये है 270 इंटू 270, दो बार लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और आर का मान हमको निकालना है। और शक्ति कितनी दी गई है दोस्तों? हमको शक्ति दी गई है 540 वाट। क्लियर? तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 27 से काटेंगे 3 बार में, 27 से 2 बार में कट गया। अब 2 से काट देते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। तो आर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा हमारा? वो निकल के आएगा 135 ओम। कितना ओम? 135 ओम निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु की लंबाई तथा चौड़ाई सदैव किसमें प्रदर्शित होती है? दोस्तों, किसी वस्तु की लंबाई तथा चौड़ाई सदैव जो है ये अनुविक्षेप प्लेन में प्रदर्शित होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लंबकोणीय प्रक्षेप में वस्तु की लंबाई तथा चौड़ाई सदैव अनुविक्षेप प्लेन में प्रदर्शित होता है। वस्तु की लंबाई तथा ऊंचाई उत्सेद एलिवेशन में एवं चौड़ाई तथा ऊंचाई पार्श्व दृश्य में प्रदर्शित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम और 40 ओम के दो प्रतिरोध का निव्वल नेट रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना होगा? दोस्तों, दो प्रतिरोध है, एक 10 ओम का है, एक 40 ओम का है, और किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम जब भी तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? तो तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं आर टी बराबर R1 इंटू आर टू डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। जब दो प्रतिरोध दिए होंगे तब इसका यूज करेंगे। R1 कितना है दोस्तों? 10 है। R2 कितना है? 40 है। और R1 प्लस R2 10 और 40 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काट देंगे 8 बार में, तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया वो कितना निकल के आ गया? 8 ओम निकल के आ गया। कितना ओम? 8 ओम निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट लून डैश की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूरज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। दोस्तों, प्रोजेक्ट लून जो है ये गूगल की एक खोज इंजन परियोजना है। किसकी? गूगल की, जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूरज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके। ठीक है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनी गूगल ने वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट लून की शुरुआत की थी। इसका संबंध गांवों और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट सेवा बहाल करने से है। यह परियोजना लगभग 780 वर्ग मील क्षेत्र के साथ दुनिया की 2/3 आबादी यानी लोगों को ध्यान में रखकर आरंभ की गई। इसमें उच्च क्षमता वाले गुब्बारे नुमा उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पारंपरिक सरीखे उपग्रहों की तुलना में कम ऊंचाई पर परिक्रमा करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग डैश कम हो जाती है। दोस्तों, यहां बोला गया है तार की लंबाई को क्या किया गया है? दोगुना किया गया है। हम जानते हैं प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? ये होता है रो L अपॉन में A के। L अपॉन में A के। अब बोला है कि तार की लंबाई को क्या कर दिया गया? दोगुना कर दिया गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? R बराबर हो जाएगा रो
लंबाई को हमने कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया, डिवाइडेड बाई ए हो गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन में ए इंटू 2 के हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा। और रो एल अपॉन ए क्या है, यही तो आर है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर 2r होगा कि नहीं होगा, 2r के बराबर होगा कि नहीं, आर डैश मान लेते इसको हम। तो आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, 2r के हो जाएगा। क्लियर। अब बोला है कि एमीटर की रीडिंग कम हो जाती है, तो एमीटर की रीडिंग मतलब धारा की रीडिंग कम हो जाती है। तो हम जानते हैं धारा आई बराबर क्या होता है दोस्तों, धारा आई बराबर होता है वी अपॉन में आर के। क्या होता है, वी अपॉन में आर के। अब यहाँ आर का मान कितना निकल के आया, 2r निकल के आया, तो आर की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2r रख देंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा वी अपॉन में 2r, ये तो लिखेंगे v अपॉन में 2r। अब v अपॉन r क्या होता है दोस्तों, v अपॉन r i तो होता है, v अपॉन r क्या होता है, i ही होता है। तो जो i होगा वो क्या हो जाएगा, 2i होगा कि नहीं, और 2 गुना सॉरी 1/2i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/2। मतलब जो धारा एमीटर की रीडिंग हो जाएगी वो आधी कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आधी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दीर्घवृत्त बनाने में 2 अक्ष आवश्यक है, कौन कौन से, एक है मेजर अक्ष और माइनर अक्ष। तो ये 2 अक्ष आवश्यक होते हैं एक दीर्घवृत्त बनाने में। दोस्तों एक दीर्घवृत्त बनाने में 2 अक्षों की आवश्यकता होती है, एक होता है मेजर अक्ष और एक होता है हमारा माइनर अक्ष। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वृत्त बनाने में केवल एक अक्ष की ही आवश्यकता होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीरीज में 4 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है, उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। दोस्तों सीरीज में 4 प्रतिरोध है जिसका प्रत्येक का मान कितना दिया गया है, 1/4 ओम दिया गया है। दोस्तों जब भी समान मान के प्रतिरोध की बात करें और सीरीज की बात करें तो हमने आपको बताया है आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करिए n × r का, इससे आपका जो प्रतिरोध बनाया जा सकता है अधिकतम वो निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों कितने प्रतिरोध है, n का मान कितना है, 4 है, 4 प्रतिरोध है, और प्रतीक प्रतिरोध का मान कितना है, 1/4 है कि नहीं है। तो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना निकल के आएगा, 1 ओम निकल के आएगा। तो अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, तो 1 ओम का अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं। दोस्तों स्वपोषी जो है ये अपने भोजन का संग्रहण जो है ये स्टार्च के रूप में करते हैं, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। दोस्तों अधिकांश स्वपोषी अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में स्वपोषी सूर्य से ऊर्जा का उपयोग मिट्टी से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज नामक पोषक तत्व में परिवर्तित करने के लिए करते हैं, जो सेल्यूलोज और स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 6 रुपए प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुल लागत हमको बताना है कितना है। दोस्तों 1000 वाट की रेटिंग दी गई है, मतलब हमको 1000 वाट की रेटिंग दी गई है, ठीक है। और प्रतिदिन कितने घंटे चला जाता है, 5 घंटे चला जाता है। और पूछा किसके लिए, सितंबर माह के लिए। और सितंबर माह में कितने दिन होते हैं दोस्तों, सितंबर माह में होते हैं 30 दिन। मतलब उसका कहना है कि 30 दिन में उस उपकरण द्वारा लागत जो है वो हमको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं लागत जो निकालना है, तो हम जानते हैं जो यूनिट की संख्या होती है वो कैसे निकालते हैं, वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाई 1000 के, इससे हम यूनिट की संख्या निकाल लेंगे। वाट कितना है दोस्तों, 1000 वाट की रेटिंग का बल्ब है। हावर कितना है 5 और डे कितने हैं 30 दिन है, डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। क्लियर। 1 0 2 0 3 0 कितना, तो ये 1000 से 1000 कट गया। पास दिया 15, मतलब एक महीने में सितंबर माह में कितने यूनिट की खर्च हुई, 150 यूनिट हमारी खर्च हुई। और 1 यूनिट की इकाई कितनी है, 6 है, तो 150 यूनिट की इकाई कितनी हो जाएगी, 150 इंटू 6 हो जाएगी, तो 15 छक 90 हो जाएगा और 1 0, तो 900 रुपए जो है खर्चा निकल के आएगा। कितना कुल लागत, 900 रुपए। तो ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्थायी धारा आई प्रतिरोध आर वाले किसी उपकरण से होकर प्रभावित होती है, टी समय में इसके द्वारा उत्पादित उष्मा की मात्रा डैश होगी। तो उष्मा बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी के होता है। तो आई स्क्वायर आर टी देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। तो दोस्तों जीवाणु और कवक जो है
जीवाणु और कवक जो है ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में क्या होते हैं, सहायता करते हैं। दोस्तों पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भूमिका निभाने वाले महत्वपूर्ण जीव समूह जीवाणु और कवक है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव पौधों और जानवरों के मृत जैविक कचरे को सरल पदार्थों में परिवर्तित करके क्या कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों विभवांतर की एसआई इकाई होती है क्या, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट होती है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का हम विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डैश है। दोस्तों प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? तो ये होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर होती है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई। दोस्तों प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता हम कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों किसी प्रोग्राम या कोड का वह हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं वायरस। क्या बोलते हैं? उसे हम वायरस बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का है जो 44 सीढ़ियां कितने सेकंड में चढ़ता है? 10 सेकंड में चढ़ता है। और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी दी गई है हमको? 15 सेंटीमीटर दी गई है। और हमसे पूछा क्या है? शक्ति पूछा है। हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है? शक्ति P बराबर होता है कार्य बटे समय के। कार्य बटे समय के। और कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा के बराबर भी तो लिख सकते हैं। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? mgh। तो इसकी जगह हम mgh भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, mgh/t। अब दोस्तों हमको द्रव्यमान तो दिया गया है कितना? द्रव्यमान दिया गया है 50 किलोग्राम। कितना दिया गया है? 50 किलोग्राम। जी का मान कितना दिया गया है? जी का मान हमको 10 दिया गया है। और h ऊंचाई, अब दोस्तों 44 सीढ़ियां है और प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो 44 सीढ़ी की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? h की जगह पे 44 सीढ़ियां है और प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो यहाँ से हमारी 44 की ऊंचाई निकल के आ जाएगी मीटर में। ठीक है, मीटर में लाना है इसलिए हमने 100 से भाग दिए। अब दोस्तों समय कितना था? समय था हमारा 10। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 50 से कितनी बार में जाएगा? ये 2 बार में जाएगा। 2 से 22 कितनी बार में जाएगा? 22 बार में जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 15 दूनी 30 की शून्य हासिल का है 3। 15 दूनी 30 और 3 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो 330 वाट जो है हमारा शक्ति का मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया? 44 सीढ़ियां थी और प्रत्येक की ऊंचाई 15 थी, तो हमने क्या किया? 44 सीढ़ियों की ऊंचाई निकाल लिया 15 से मल्टीप्लाई करके। और सेंटीमीटर में था तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या किया हमने? 100 से भाग दे दिया। तो हमारा आंसर निकल के आ गया। आपको भी इसी प्रकार से करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी? तो हम जानते हैं पावर P बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। DOS का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों DOS का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों DOS अर्थात डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च पोषी स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों उच्च पोषी स्तर में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को हम बोलते हैं जैविक आवर्धन। क्या बोलते हैं? जैविक आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित डैश ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। दोस्तों किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित किसे? रासायनिक ऊर्जा को खर्च करना पड़ता है। किसे? रासायनिक ऊर्जा को। दोस्तों किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। विद्युत सेल ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है तथा यह परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखने के लिए विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वह उपकरण जिसका उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है उसे हम बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। दोस्तों बात करें मोमबत्ती की, तो मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बात करें प्रकाशी सेल की, तो प्रकाशी सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बात करें इलेक्ट्रिक मोटर की, तो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? तो दोस्तों जैविक घटक नहीं है मृदा। मृदा जो है ये जैविक घटक नहीं है। मेंढक, पुष्प, कीट ये सभी क्या है? जैविक घटक है। मृदा कैसी घटक है? तो अजैविक घटक है मृदा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक से अधिक यांत्रिक लाभ वाला लीवर किस लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों यदि लीवर का यांत्रिक लाभ एक से अधिक है तो किस लिए उपयोग करते हैं? तो बल को गुना करने के लिए उसका उपयोग हम करते हैं, बल को गुना करने के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हवा प्रदूषण का कारण नहीं है? तो दोस्तों एयर पोल्यूशन का कारण नहीं है। कौन सा? तो अम्लीय वर्षा जो है ये हवा प्रदूषण का कारण नहीं है। खनन कार्य प्रदूषण का कारक नहीं है। कृषि गतिविधियां, जीवाश्म ईंधन का जलना ये हवा प्रदूषण के कारण है। ठीक है, अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, अपितु अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का प्रभाव है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के वायुमंडल में जल से अभिक्रिया करने पर सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक अम्ल के प्रभाव के कारण होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सहित नहीं होता है? दोस्तों हस्त पुस्तिका में सहित नहीं होता है वो है ऑप्शन नंबर डी, कारखाना कानून। कारखाना कानून जो है ये हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कारखाना हस्त पुस्तिका में आधारभूत जानकारियां, दिशात्मक विवरण तथा सामान्य दोष दिया होता है और कारखाना कानून नहीं दिया होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। असंगत को चुनिए। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पीटाबाइट। तो इसमें असंगत कौन सा है? तो पीटाबाइट जो है ये असंगत है। दोस्तों पीटाबाइट या पेटाबाइट डाटा की एक बड़ी मापक इकाई है, जबकि अन्य सभी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल डिस्क हो गया, मैग्नेटिक स्टोरेज हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्वितीय श्रेणी के लीवर में भार कहाँ स्थित होता है? अब बोला है द्वितीय श्रेणी का, तो हमको याद रखना है एफ एल ई। तो लोड कहाँ पे होता है? तो लोड जो होता है मध्य में होता है। द्वितीय श्रेणी के लीवर में भार जो होता है ये फलक्रम और एफर्ट के मध्य में होता है, तो आलम्ब और प्रयास के बीच में होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम श्रेणी के लीवर में आलम्ब कहाँ स्थित होता है? अब प्रथम श्रेणी का पूछा है तो एफ एल ई याद रखिए, एफ एल ई। तो फलक्रम जो होता है वो कहाँ स्थित होता है? तो फलक्रम जो होता है वो भार और प्रयास के बीच में स्थित होता है। किसमें? प्रथम श्रेणी के लीवर में। जो फलक्रम होता है किसके बीच होता है? लोड और एफर्ट के बीच में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दशमलव संख्या 10 का बाइनरी तुल्यांक डैश है। दोस्तों दशमलव संख्या 10 का बाइनरी तुल्यांक जो होता है वो होता है 1010। कौन सा होता है? 1010 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश और डैश अंकों का उपयोग बाइनरी संख्या प्रणाली में होता है। तो दोस्तों 0 और 1 संख्या का प्रयोग जो है बाइनरी संख्या प्रणाली में होता है। दोस्तों 0 और 1 का उपयोग बाइनरी संख्या प्रणाली में होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र एक्स रेखा का नाम बताएं। दोस्तों चित्र में एक्स रेखा जो है ये रेखा, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं बाह्य लाइन, आउटलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम आउटलाइन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आउटलाइन जो है किसी भी वस्तु के आरेखन में मुख्य रेखा की भूमिका निभाती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी? दोस्तों एक कॉइल है जिसका प्रतिरोध कितना है? 100 ओम है और 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रवाहित करेगी हमको बताना है। हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? V बराबर आई आर के होता है। अब दोस्तों V का मान कितना है हमारे पास में? 220 है। I हमको निकालना है और R का मान कितना है? 100 ओम है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा 22/10 के। तो I कितनी निकल के आएगी? 2.2 एम्पियर निकल के आएगी। कितनी? 2.2 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत परिपथ से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत धारा ज्ञात करना है। हम जानते हैं
विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है आवेश का मान और समय दिया गया है 10 मिनट। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है NE के। क्या होता है, Q बराबर NE के, या फिर Q बराबर क्या होता है IT के। Q बराबर क्या होता है, IT के होता है। Q का मान कितना है हमारे पास में, आवेश का मान है 300, समय कितना है 10 मिनट है, तो सेकंड में चेंज करेंगे, 10 × 60 कर देंगे, कोई दिक्कत। और आई का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 300/10 × 60 बराबर क्या हो जाएगा, आई। ये हो जाएगा। अब काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, तो 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर जो है धारा का मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक घन जो HP पर विश्राम कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर विश्राम कर रहा है, उसका सबसे लंबा वाला विकर्ण इससे लंबवत है, शीर्ष दृश्य प्रतीत होगा। दोस्तों एक घन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या कर रहा है, विश्राम कर रहा है, उसका सबसे लंबा वाला विकर्ण इसके क्या है, लंबवत है। तो शीर्ष दृश्य जो प्रतीत होगा वो होगा नियमित षट्भुज। कौन सा, नियमित षट्भुज प्रतीत होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में एक्स लाइन को पहचानो। ये जो लाइन है दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हम सतत पतली टेढ़ी मेढ़ी लाइन। क्या बोलते हैं, सतत पतली टेढ़ी मेढ़ी लाइन बोलते हैं ये वाली लाइन को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सरल रेखा जो ना वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल है, उस लाइन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों वह सरल रेखा जो ना वर्टिकल होती है ना हॉरिजॉन्टल होती है, उसे हम बोलते हैं कौन सी रेखा, झुकी हुई रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झुकी हुई रेखा बोलते हैं। एक सरल रेखा जो ना वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है, उस लाइन को झुकी रेखा कहते हैं। इस रेखा का प्रयोग दीर्घ विभाजित रेखा के रूप में किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न BIS प्रतीकों में रिसीविंग या ग्राही एंटीना का प्रतीक है। तो दोस्तों रिसीविंग और ग्राही एंटीना का प्रतीक है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, ये क्या है, बजर का है, इसे हम बोलते हैं पंखी का प्रतीक। ठीक है, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे एक मार्गी द्विध्रुवी कुंजी। क्या बोलोगे इसे आप, एक मार्गी द्विध्रुवी कुंजी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वेब ब्राउजर में निम्न में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट्स को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों एक वेब ब्राउजर में जिसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पसंदीदा, फेवरेट। ठीक है, एक वेब ब्राउजर में पसंदीदा फेवरेट का उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट्स को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मास्टर चौक आउटलेट का प्रतीक है। दोस्तों मास्टर चौक आउटलेट का प्रतीक है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ये है हमारा मास्टर चौक आउटलेट। ठीक है, क्या है ये हमारा मास्टर चौक आउटलेट। ये को क्या है दोस्तों हमारा, ये वाला, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं क्लॉक आउटलेट सिंक्रोनस। क्या बोलते हैं, क्लॉक आउटलेट सिंक्रोनस। ये क्या है हमारा मास्टर चौक आउटलेट, ये हमारी मैग्नेटिक कोर है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, तो ये है माइक्रोफोन। क्या बोलते हैं इसे हम, माइक्रोफोन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग क्या होगा। हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग के होता है। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग के। द्रव्यमान कितना है, 14 है, वेग कितना है, 28 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, 392 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग के। संवेग कैसी राशि है, संवेग एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट के दो समीपस्थ पार्श्वों के बीच का अनुपात क्या होता है, तो ये होता है 1:√2। क्या होता है, 1:√2 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। MS वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मौजूद AA, कैपिटल ए, स्मॉल ए फीचर डैश विकल्प को निरूपित करता है। तो ये निरूपित करता है चेंज केस को। किसको करता है, चेंज केस को करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों कीनोट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है। आउटलुक हो गया, वन नोट हो गया, एक्सेल हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज के क्या है, हिस्से हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा फ्रेंच वृक्क है, तो फ्रेंच वृक्क है ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों फ्रेंच वृक्क का प्रयोग उन आकृतियों के आरेखन करने हेतु किया जाता है
जिसे किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता। फ्रेंच वक्र एक अनियमित आकार में होता है, इसलिए इसके द्वारा अनियमित वक्र ही बनाए जाते हैं। यह एक सेट के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है। वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। दोस्तों, यहाँ हमको क्या दिया गया है, बल का मान दिया गया है और त्वरण का मान दिया गया है। और हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए के होता है। बल कितना है दोस्तों, 20 न्यूटन है। m हमको निकालना है और त्वरण कितना है, 2 है। तो 2 से काट देंगे 10 बार में, तो जो बल का मान, द्रव्यमान का मान कितना निकल के आ जाएगा, 10 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो। दोस्तों, जब कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई क्या नहीं लग रहा हो, बल ना लग रहा हो। ठीक है दोस्तों, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब उस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो। बल एक सदिश राशि है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन होती है बल की एसआई यूनिट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का एक कोण क्या होता है। दोस्तों, तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का एक कोण जो होता है वो होता है उपरोक्त में से कोई भी, या तो 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है तिर्यक प्रक्षेप में। दोस्तों, तिर्यक प्रक्षेप यदि किसी वस्तु का एक फलक प्रक्षेप तल के समानांतर रखा जाए तथा प्रक्षेप तल पर प्रक्षेपी 90 डिग्री से कम किसी भी कोण मतलब 30, 45 या 60 पर मिले तो इस प्रकार प्रक्षेप तल पर प्राप्त वस्तु का प्रक्षेप तिर्यक प्रक्षेप कहलाता है। केविलियर प्रक्षेप हो गया, कैबिनेट प्रक्षेप तथा क्लीग्राफ प्रक्षेप इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत उपकरण की अग्नि को किस श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो विद्युत उपकरण की अग्नि को श्रेणी डी में शामिल किया जाता है। किसमें, श्रेणी डी में। दोस्तों, विद्युत उपकरण की अग्नि को श्रेणी डी में शामिल किया जाता है। लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट एवं लकड़ी के कोयले से लगी आग को श्रेणी ए में। गैसीफायर हो गया जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, एलपीजी आदि से लगी आग को अग्नि श्रेणी सी में रखा जाता है। और श्रेणी डी प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2, हेलोन आदि रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कैसे तल को घुमाने से एक शंकु बनता है। दोस्तों, हमको शंकु बनाना है, तो शंकु कब बनेगा, जब एक त्रिभुज को हम घुमाएंगे। ये त्रिभुज को जब घुमाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा शंकु बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी समकोण त्रिभुज को उसकी एक लंबवत भुजा के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार बनने वाला ठोस शंकु कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। दोस्तों, गति का दूसरा समीकरण जो है ये स्थान और स्थिति मतलब स्थिति और समय के बीच क्या देता है, संबंध देता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा समीकरण स्थान और समय को संबंधित है। प्रथम समीकरण वेग और समय को संबंध देता है। तृतीय समीकरण स्थान और वेग के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।